Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो अगेन एक एमसीक्यू सेशन रहेगा। तो जैसा कि आप सभी के यूपी यूमस की एग्ज़ाम डेट आ गई है और एम्स जोधपुर एसएनओज की एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। दोनों की एग्ज़ाम डेट एकदम एक्यूरेट है। तो आज की जो क्लास रहेगी वो उसके अंदर हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। ठीक है, जो यूपी यूमस के अंदर पीवाईक्यू कुछ बचे हुए थे वो हम सोल्व करेंगे यहाँ पे। और उसी के साथ ही नॉर्थ साइड जो अपकमिंग यहाँ पे एग्जाम आ रहा है उसके लिए हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है हमारी आरएनसीसी को ऑफिशियल ऐप पे। तो जो भी स्टूडेंट क्रैश कोर्स बाय करना चाहे कंसिडर कर सकता है। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। तो देखिए फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, नर्स इज अवेयर दैट द स्टेटमेंट दैट बेस्ट एक्सप्लेन वाई फ्रूसामाइड इज एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन। ठीक है, इजी इजी एमसीक्यूज आपको पूछे गए थे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इतने कॉम्प्लिकेट एमसीक्यू नहीं आते हैं एग्जाम में आपके यूपी यूएमएस के अंदर। ठीक है, तो बस थोड़ा माइनस मार्किंग का आप थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, नर्स इज अवेयर दैट द स्टेटमेंट दैट बेस्ट एक्सप्लेन वाई फ्रूसामाइड इज एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन। नर्स इस बात से अवेयर है कि कौन सा स्टेटमेंट एक बेस्ट एक्सप्लेन करेगा किसको, कि फ्रूसामाइड जो है वो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए एडमिनिस्टर क्यों की जाती है। क्या पूछा गया है, वाई। ओके, ऑप्शंस क्या है अपने पास में, इट इनहिबिट द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या करती है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करती है, उसके फंक्शंस को स्टॉप करती है। इट डायलेट द पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, ये पेरिफेरली जो ब्लड वेसल्स है उनको डायलेट करती है। इट इनहिबिट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर इन लूप ऑफ हैंडले। ये क्या करती है, इनहिबिट करती है सोडियम एंड वाटर के एब्जॉर्प्शन को लूप ऑफ हैंडले से। या फिर इट डिक्रीज सिंपैथेटिक कार्डियो एसिलरेशन, या फिर ये क्या करती है, सिंपैथेटिक कार्डियो एसिलरेशन को क्या करती है, डिक्रीज करेगी। मतलब जो कार्डियक जो हार्ट रेट वगैरह है वो सिंपैथेटिक सिस्टम से स्टिमुलेट होकर लाइक टेकिकार्डिया वगैरह होता है तो उसको ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। फ्रूसामाइड के बारे में पूछा गया है आपसे। तो देखिए इस एमसीक्यू का हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखो फ्रूसामाइड जो होती है वो कहाँ पे एक्ट करती है, लूप ऑफ हैंडले पे एक्ट करके क्या करती है, रिजॉर्प्शन किसका, सोडियम एंड वाटर के रिजॉर्प्शन को क्या करती है, रीएब्जॉर्प्शन को क्या करती है, डिक्रीज करती है, इनहिबिट करती है, जिससे कि ज़्यादा मात्रा में सोडियम बाहर जाएगा, ज़्यादा मात्रा में वाटर बाहर जाएगा। तो ये किसको ट्रीट करेगा, देखो एक तो ये ट्रीट कर देगा किसको, हाइपरटेंशन को, साथ साथ में सोडियम एंड वाटर का एक्सक्रीशन हो रहा है तो सोडियम एंड वाटर का एक्सक्रीशन हो रहा है, साथ साथ में एडिमा भी ट्रीट होगा। ठीक है, इसलिए फ्रूसामाइड को इन दोनों एक्शन में काम में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रूसामाइड को जो है वो हम क्या बोलते हैं, लूप डायूरेटिक कैटेगरी के अंदर ये ड्रग्स आती है, इससे भी एमसीक्यू बनता है। और देखिए फ्रूसामाइड से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल भी 6% तक जो है वो नॉर्मली से 6% तक इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए इनको जो है वाटर पिल्स के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम के अंदर आपको फ्रूसामाइड नहीं दिखे और वाटर पिल्स दिखे तो आपको समझना है कि फ्रूसामाइड की बात की जा रही है। अब बात करते हैं अपन किसकी, साइड इफेक्ट की, या फिर अपन इसको कह सकते हैं एडवर्स इफेक्ट। कि ये तो चीज़ें आपको देखने को ही मिलेगी अगर फ्रूसामाइड दे रहे हैं तो देखिए क्या होगा, पोटेशियम लॉस हो रहा है तो फ्रूसामाइड से क्या होता है, देखो हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोक्लोरेमिया, क्लोराइड का लेवल भी डिक्रीज देखने को मिलता है। और साथ साथ में जब वाटर का भी डिक्रीज होगा वाटर लेवल भी, तो क्या देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन। ठीक है, ये क्या है, एडवर्स इफेक्ट होते हैं फ्रूसामाइड के। इसके अलावा एक देखिए इसका साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, वो क्या होता है, तो ये होता है ऑटोटॉक्सिसिटी।
फ्रूसामाइड जो है वो ऑटोटॉक्सिसिटी भी कोज करवा सकती है, तो उसके लिए भी आपको जो है वो प्रिकॉशंस के साथ में आपको देनी है पेशेंट को। नेक्स्ट देखिए, फ्रूसामाइड जो है वो यूरिक एसिड का इंक्रीजमेंट करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये हिपेटिक अल्टर कोज करती है, ठीक है, हिपेटिक अल्ट्रेशन भी कोज करती है फ्रूसामाइड, इसलिए यूरिक एसिड का लेवल भी बॉडी के अंदर बढ़ सकता है, ठीक है। और दूसरा देखिए, यूरिक एसिड का लेवल किस प्रकार से बढ़ेगा? सेकंड क्या रीजन हो सकता है? डिक्रीज एक्सक्रिएशन ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के एक्सक्रिएशन भी यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज देखने को मिलेगा। इसलिए फ्रूसामाइड अगर कोई पेशेंट लंबे टाइम तक ले रहा है तो उसको क्या हो सकता है? एक्यूट गाउट की रिस्क हो सकती है। गाउट के अंदर क्या होता है? यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, तो इसलिए फ्रूसामाइड भी वहाँ पे एक्शन करके गाउट कोज कर सकती है पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट देखिए, कौन कौन सी ड्रग्स होती है जिनको अपन लूप डाययूरेटिक्स के अंदर काउंट करते हैं। तो देखो, लूप डाययूरेटिक्स के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है, तो इसके लिए एक नेमोनिक है। क्या है? ईटी इज ईटी इज फेबुलस, ठीक है, ईटी इज फेब या फिर ईटी इज फेबुलस। ई से आप क्या समझोगे? इथासाइनिक एसिड। इसके बाद में टी से आप क्या समझोगे? टोरसामाइड। एफ से आप क्या समझोगे? फ्रूसामाइड। ए से क्या मीनिंग होता है? एजोसेमाइड। एंड फाइनली बी से क्या आपको डिनोट करना है? बुमेटाडिन। ये सारी कौन सी होती है? लूप डायरेटिक होती है, जो लूप ऑफ हेनले पे, प्रोक्सिमल डिस्टल कन्वर्टल ट्यूबल्स और मेनली लूप ऑफ हेनले पे एक्शन करती है। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रूसामाइड के बारे में हमने नॉर्मल नॉर्मल बातें अपने कर ली हैं। देखो, डोज क्या रखेंगे फ्रूसामाइड की? डोज भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। प्राइमरी डोज कितनी रहती है? 40 mg, ठीक है। 40 mg की टेबलेट्स है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर या फिर जिनमें एडिमा होता है उन पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, द क्लाइंट एडमिटेड विद एंजाइना इज गिवन ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर नाइट्रोग्लाइसिन। एक क्लाइंट को क्या है? एंजाइना हुआ है और उसको प्रिस्क्रिप्शन किया गया किसके लिए? एंटीजी का। द शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू, ठीक है, द क्लाइंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू, द क्लाइंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू। तो आप क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्शन दोगे? टेक वन एवरी 15 मिनट्स इफ पेन अकर, कि भाई आपको एवरी 15 मिनट से आपको लेनी है अगर पेन बढ़ता है तो, पेन होता है तो। रिप्लेनिश हीज सप्लाई एवरी 3 मंथ, कि आपको क्या करना है? इसकी सप्लाई को जो है वो एवरी 3 मंथ में उसको रिप्लेनिश करना है या फिर उसको वापस सप्लाई चेंज कर देनी है, नई सप्लाई लानी है। क्रश द मेडिकेशन एंड टेक विथ वाटर, आपको मेडिकेशन को क्रश करना है, वाटर के साथ इनटेक करना है। लीव द मेडिकेशन इन ब्राउन बोतल, आपको मेडिकेशन को जो है वो ब्राउन बोतल के अंदर रखना है, ठीक है, ब्राउन बोतल के अंदर आपको रखना है। तो क्या है यहाँ पे नाइट्रोग्लाइसिन के रिगार्डिंग आपको क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्ट करोगे और क्या होता है एंजाइना पेक्टोरिस? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लीव द मेडिकेशन इन द ब्राउन बोतल, ब्राउन बोतल के अंदर हमें क्या करना है? इस मेडिकेशन को लीव करना है। अब क्यों लीव करना है वो भी आप देखिए, क्योंकि अगर क्या है एंटीजी को हम क्या कर देंगे? देखिए, एयर, लाइट एंड वाटर, ठीक है, इन तीनों के अपन यहाँ पे कांटेक्ट में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी? लेस पोटेंट हो जाएगी, ठीक है। लेस पोटेंट होने के बाद में इस मेडिकेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि इसका तो काम ही है इंस्टेंट वर्क करना और बेटर आउटपुट देना, ठीक है। इसलिए इसको क्या करते हैं? ब्राउन कलर, ब्राउन बोतल में रखते हैं ताकि जो है वो लाइट सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव ना हो, ठीक है। और एयर एंड वाटर टाइट रखते हैं इसको, ठीक है, ताकि किसी प्रकार की एयर इसके अंदर मिक्सअप ना हो और वाटर भी इसके अंदर ना लगे, मतलब मॉइस्ट एंड हीट प्लेसेस से भी इनको क्या करना है? अवॉइड करना है। इसलिए हम हमारा आंसर क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का? लीव द मेडिकेशन इन द ब्राउन बोतल, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट एमसीक्यू, आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिए, मेडिकेशन की बात करेंगे अभी सुपरफिशियली। नाइट्रोग्लाइसरीन है, इसको रूट क्या रहता है? तो सभी को पता है, सब लिंगुअली रहता है, ताकि इसका क्या हो? बेटर एब्जॉर्प्शन हो, फास्ट एब्जॉर्प्शन हो, ठीक है। सब लिंगुअल से डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में ब्लड सप्लाई से जाके हार्ट तक इजीली पहुंच जाएगी। सेकेंड वन, इसको जो है कभी भी हमें क्रश नहीं करना है, ठीक है, वाटर के साथ में इसको नहीं लेना है, क्योंकि इसको सब लिंगुअल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है, कभी भी इसको क्रश नहीं करना है।
नेक्स्ट एमसीक्यू इसका, रिप्लेनिश कब करना है, इसकी सप्लाई को कब वापस करना है। तो 3 मंथ नहीं होता है, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 6 मंथ में। ठीक है, 6 मंथ के अंदर हमें क्या करनी है, इसकी सप्लाई को वापस से हमें क्या करना है, रिप्लेनिश करना होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात सुपरफिशियली हमारी क्या, नाइट्रोग्लाइसरीन की। अब नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनेगा इससे हमारा, डोज से एमसीक्यू बनेगा कि डोज अपन कितनी देंगे पेशेंट को। तो डोज हम कितनी देंगे, मेनली अपन यहाँ पे 3 डोज देते हैं। ठीक है, 3 डोज देते हैं, वो भी कब देते हैं, देखो फर्स्ट डोज 3 डोज एवरी 5 मिनट से। तो ये अपना ऑप्शन नंबर 1 भी यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कितना बताया 15 मिनट से, तो नहीं, एवरी 5 मिनट से अपन क्या देते हैं, डोज देते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए एंटीजी से रिलेटेड, वो क्या है, इसकी डोज से ही है। तो फर्स्ट डोज कितनी रहेगी, 0.3 mg। सेकेंड डोज ये कितनी रहेगी, 0.4 mg की। एंड थर्ड डोज है वो कितनी रहेगी, 0.6 mg की। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एंटीजी की डोज भी बढ़ाएंगे। ठीक है, ये अपन बढ़ाते क्यों है, अगर पेन सबसाइड नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, डोज को बढ़ाते हुए जाना है। और केवल 3 डोज अपन दे सकते हैं, और मैक्सिमम डोज कितनी होती है इसके बारे में ध्यान में रखना। तो 0.6 यहाँ पे मैक्सिमम डोज रहती है, और एवरी 15 मिनट्स देनी है। इतने में क्या है, आदमी को या फिर पेशेंट को जो भी है उसको इमरजेंसी के अंदर आपको पहुंचा देना है। अगर फिर भी, क्योंकि 15 मिनट्स तो आप कोई भी आपके पास में नियर बाई हॉस्पिटल या फिर कोई भी नियर बाई डॉक्टर आपको अफोर्ड हो सकता है आज के टाइम में। तो 15 मिनट का ये आपको टाइम दे देती है बचने का। ठीक है, तो ये हो गई अपनी सुपरफिशियली बात किससे रिलेटेड, नाइट्रोग्लाइसरीन से। ये जो प्रोफाइलेक्सिकली हम इसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट नहीं है एंजाइना पेक्टोरिस का, क्या है ये, प्रोफाइलेक्सिस। ठीक है, आपको फील हो ऐसे स्ट्रेस वाली कंडीशन हो, आपको हल्का सा भी हार्ड चेस्ट पेन हो, तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, बाकी डॉक्टर से आगे कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी किसकी, नाइट्रोग्लाइसरीन की। अब बात करते हैं थोड़ी एंजाइना पेक्टोरिस की, क्योंकि एमसीक्यू बनते हैं इससे। तो देखिए एंजाइना क्या होता है, एंजाइना का मतलब क्या होता है, चेस्ट पेन। सी एकदम अपन देखेंगे। ठीक है, चेस्ट पेन। और पेक्टोरिस का मतलब क्या हो गया, इसकी चेस्ट की मसल के अंदर क्या हो रहा है, अपने पेन हो रहा है, मतलब क्या हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस। पेक्टोरिस मेजर क्या है, मसल होती है अपने चेस्ट की। ठीक है, तो अपन नॉर्मली इससे को किससे डिनोट करते हैं, चेस्ट पेन से। ठीक है, तो और आगे जाके इसके अंदर क्या होता है, देखो ड्यू टू इनएडिक्वेट मायोकार्डियल ब्लड सप्लाई एंड O2 सप्लाई। जब ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी तो O2 सप्लाई तो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, मायोकार्डियल इस्चेमिया वाली कंडीशन कैन अकर। तो इस्चेमिया अगर हो गया, आगे जाके इसको किसको लीड कर सकता है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन को, एमआई को भी ये क्या कर सकता है, आगे जाके लीड कर सकता है। तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, क्योंकि इस्चेमिया हो जाएगा, ब्लड वेसल्स यहाँ पे सप्लाई नहीं कर पाएगी, तो लोकलाइज इस्चेमिया हो सकता है। ठीक है, तो एमआई के बारे में अपन फिर कभी बात करेंगे, और इसे मैंने प्रीवियसली एमआई पढ़ाया हुआ है मेरा आपको पूरा। ठीक है, तो देखिए इस्चेमिया यहाँ पे अकर हो सकता है। ठीक है, तो इम्बेलेंस हो जाएगा ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई के अंदर, तो ये क्या कोज करेगा, चेस्ट पेन कोज करेगा प्राइमरी। फर्स्ट सिम्टम क्या आता है अपने पास में, चेस्ट पेन आता है। ठीक है, अब इसकी अपन बात करें कोज की, तो कोज से बहुत से हो सकते हैं, बट अपन सिंपल से अपन समझने के लिए लिख लेते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब नैरोविंग हो जाएगी। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, कोरोनरी आर्टरी का स्पाज्म हो जाएगा। और इसके अलावा तीसरा क्या हो सकता है, इंक्रीज मायोकार्डियल O2 डिमांड। मायोकार्डियम बता देती है भाई मुझे तो O2 की डिमांड ज़्यादा है, मतलब अपन ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो भी क्या हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे जिम करने वाले लोगों को रिसेंटली हार्ट अटैक की न्यूज़ हमने बहुत सारी सुनी है। तो उनको क्या हुआ था, एमआई के अटैक आ सकते हैं उनको, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी अगर हार्ट की मसल्स की लेयर की, तो वो क्या कर देगी, यहाँ पे एंजाइना पेक्टोरिस खोज करवा सकती है, और उससे जो है एमआई आ सकता है।
अब मेनली बात करेंगे, देखो लंबा नहीं खींचेंगे हम इसको टॉपिक को, क्योंकि आगे भी हमारे और एमसीक्यूज हैं, एग्जाम भी नियर बाई है। तो केवल और केवल बात करेंगे किसकी, टाइप की, क्योंकि ड्रग तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो देखो फर्स्ट टाइप कौन सा होता है, स्टेबल एंजाइना। नाम से ही आपको पता है कि एंजाइना कैसा है, स्टेबल है, ठीक है, एमआई कोज नहीं करेगा इससे, ठीक है। ज़्यादा ये बढ़ेगा कैसे कि आपने ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर ली, वर्किंग कर लिया, इमोशनल स्ट्रेस वगैरह आ गया, तो ये क्या होगा, पेन होगा। बट ये क्या है, रेस्ट, और रेस्ट के साथ में क्या हो सकता है, सबसाइड हो सकता है, मतलब रिलीव हो सकता है रेस्ट से। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टेबल एंजाइना। ये एंजाइना कभी भी मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के अंदर कॉज नहीं होगा, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएगा। सेकेंड वन टाइप कौन सा होता है, अनस्टेबल। अनस्टेबल एंजाइना, नाम में देखो दिया गया है क्या है, अनस्टेबल एंजाइना है, इसलिए इस एंजाइना को हम क्या कहते हैं, प्री इन्फ्राक्शन एंजाइना। देखो प्री इन्फ्राक्शन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या कर सकता है, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन कोज हो सकता है इससे। तो इसे हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल एंजाइना। एमसीक्यू भी पूछा हुआ है तो ध्यान में रखना, प्री इन्फ्राक्शन एंजाइना किसे कहते हैं, तो अनस्टेबल एंजाइना को। तो अनस्टेबल एंजाइना क्यों कहा, क्योंकि इट कैन अकर ड्यूरिंग रेस्ट और मिनिमल एक्टिविटीज। ये क्या हो सकता है, रेस्ट और मिनिमल एक्टिविटीज के साथ में भी बढ़ सकता है, इसलिए इसको अनस्टेबल कहा गया है। एंड ऑल्सो नोन एज प्रीकर्सर फॉर एमआई, ठीक है, एमआई का भी ये क्या हो सकता है, प्रीकर्सर हो सकता है, ठीक है। और देखिए, नॉट रिलीव्ड बाय एंटीजी, नाइट्रोग्लाइसिन भी आप दोगे तो भी इससे क्या है, ज़्यादा रिलीव आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है वो पेशेंट को क्या आता है, पेन आता है। तो इस पेन का भी एक पैटर्न होता है, इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, क्रिसेंडो पैटर्न। मतलब पेन जो है वो कैसा होता जाएगा, बढ़ता हुआ ही जाएगा, यहाँ पे जो है वो सबसाइड नहीं होगा किसी भी प्रकार की एक्टिविटी से। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रिसेंडो पैटर्न, ठीक है। तो सीवियर होगा, प्रोलॉन्ग होगा, फ्रीक्वेंट यहाँ पे पेन आता रहेगा पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट एंड थर्ड वन कौन सा होता है, ये होता है वेरिएंट एंजाइना। तो देखिए वेरिएंट एंजाइना क्या होता है, इसे जो हम क्या बोलते हैं, वेजोस्पास्टिक, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, प्रिजमेंटल। वेजोस्पास्टिक का मतलब क्या हो गया, कोरोनरी जो वेसल्स है उनके अंदर क्या आ गया, स्पाज्म आ गया, और ब्लड सप्लाई कैसी होगी, डिक्रीज होगी, डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से एंजाइना आ गया। इसे हमने क्या कहा, वेरिएंट एंजाइना, ठीक है। मेनली यहाँ पे क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या होता है, स्पाज्म आता है, ठीक है। और स्वेटिंग होगा पेशेंट को, साइन सिम्टम में देखो स्वेटिंग आ जाएगा, पाल्पिटेशन आ जाएगा, और यहाँ पे कार्डियक एंजाइम भी यहाँ पे आपको लेवल बढ़ने को देखने को मिल सकता है, किसके अंदर, अनस्टेबल एंजाइना के अंदर, ठीक है। तो देखो अब देखो एंजाइना के अंदर एमसीक्यू क्या बनता है, नेक्स्ट बनता है देखो पोजीशन से। एंजाइना का पेशेंट है, उसको पोजीशन क्या दोगे, तो पोजीशन आती है हमारी सेमीफोलर, ठीक है। ऐसे एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इनसे क्या होती है, मेरिट डिसाइड होती है, क्योंकि इजी एमसीक्यू अगर गलत हो रहे हैं मतलब आप मेरिट में बहुत पीछे पहुंच जाओगे, ठीक है। और ईसीजी चेंजेस भी आपको कैसा देखने को मिलेगा, तो देखो नया एमसीक्यू बन सकता है इससे, ईसीजी। ईसीजी के अंदर किस प्रकार के चेंजेस देखने को मिलेगा, तो एसटी का क्या हो जाएगा, डिप्रेशन, एंड टी वेव का क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन एंड टी वेव इन्वर्जन, तो ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस कर लिया, एंजाइना को डिस्कस कर लिया, और हमने क्या डिस्कस कर लिया, नाइट्रोग्लाइसिन को डिस्कस कर लिया। तो अपना टॉपिक कंप्लीट होता है, और लीव द मेडिकेशन इन द बॉटल इज हमारा क्या है, हमारा ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, ए क्लाइंट इज रिसीविंग पायरिडियम। ए क्लाइंट है वो क्या कर रहा है, पायरिडियम को रिसीव कर रहा है फॉर ए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। तो आपको ध्यान में रखना पायरिडियम किसके लिए यूज होता है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। एमसीक्यू बना हुआ है तो आगे भी ध्यान में रखना, डायरेक्ट पूछा हुआ है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया तो कौन सी ड्रग दोगे, पायरिडियम हम देंगे, अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। द क्लाइंट शुड बी टॉट दैट द मेडिकेशन में, अब क्लाइंट को बताना है कि ये मेडिकेशन क्या कोज कर सकती है। तो देखो कोज मेंटल कंफ्यूजन, मेंटल कंफ्यूजन कोज कर सकती है, डायरिया कोज कर सकती है, टेस्ट चेंज कर सकती है, और आपके जो है वो क्या कर सकती है, यूरिन का कलर है वो आपको यहाँ पे
चेंज किया हुआ देखने को मिल सकता है अगर आप पायरिडियम लेते हैं तो। क्या रहेगा अपना आंसर करेक्ट यहाँ पे? अच्छा एमसीक्यू पूछा गया है बार बार। तो देखिए पायरिडियम जो है क्यों यूज में लिया जाता है, तो देखो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है पेशेंट को बर्निंग पेन देखने को मिलता है। अब इस पेन को ही यहाँ पे ट्रीट करने के लिए क्या दिया जाता है, पायरिडियम दिया जाता है। तो पायरिडियम के अंदर होता क्या है, क्या साल्ट आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर होता है फेनाजोपायरिडियम। ठीक है, फेनाजोपायरिडियम हाइड्रोक्लोराइड। क्या होता है इसमें, फेनाजोपायरिडियम हाइड्रोक्लोराइड। अब बर्निंग पेन है, इसको ये रिलीव कैसे करेगा, कि ये जब यूरिन के साथ में एक्सक्रिएट होगा तो ये क्या करेगा, लोकल एनाल्जेसिक इफेक्ट। कैसे वर्क करता है, ये लोकल एनाल्जेसिक इफेक्ट की तरह काम करेगा। और जो बर्निंग पेन हो रहा है पेशेंट को, ठीक है, वो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सबसाइड देखने को मिलेगा। तो मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए पेन मैनेजमेंट के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो पायरिडियम है। ठीक है, तो पेन मैनेजमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, तो पायरिडियम है। एमसीक्यू बनेगा इससे और बनता भी है। तो लेट्स सी यूपीएमएस के अंदर इसके बारे में पूछते नहीं पूछते। नेक्स्ट देखिए अपना इस क्वेश्चन का आंसर पे जाते हैं, क्योंकि देखो पायरिडियम है, इसके अंदर क्या होता है, एजो डाई कंपाउंड से क्या मिलके बनी होती है, ये क्या करता है, यूरिन को जो क्या कर देगा, कलर चेंज कर देगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा। तो आपको पेशेंट को एजुकेट करना है कि इस मेडिकेशन के साथ में आपका जो यूरिन का कलर है वो चेंज देखने को मिलेगा। तो किस प्रकार का चेंज हो जाएगा, रेडिश ऑरेंज। ठीक है, रेडिश ऑरेंज कलर का आपको क्या देखने को मिलेगा, यूरिन कलर। और साथ ही साथ में ये स्किन का कलर भी कैसा करता है, येलो। ठीक है, स्लाइटली ये येलो कलर करता है स्किन का। तो आपको इसके लिए भी पेशेंट को जो है वो एजुकेट करना है कि वो घबराए नहीं। दूसरा देखो मेंटल कंफ्यूजन कोज नहीं होता है, डायरिया इससे कोज नहीं होता है, और ये किसी भी प्रकार का टेस्ट वगैरह में चेंजेस नहीं लाता है। बस अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा, चेंज द कलर ऑफ यूरिन। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या रहती है, डाई मिक्सअप रहती है, इसलिए डाई की वजह से क्या होता है, यूरिन का कलर जो है वो क्या देखने को मिलेगा, आपको चेंज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, a patient has been diagnosed with gout and want to know why colchicine is used in treatment of gout। ठीक है, एक पेशेंट है, उसको क्या डायग्नोस किया गया है, गाउट उसको डायग्नोस हुआ है, और अब वो जानना चाहता है कि उसको कोल्चिसिन जो ड्रग है वो उसको ट्रीटमेंट में क्यों दी जा रही है। मतलब कोल्चिसिन का फंक्शन पूछ रहा है, यहीं पे एमसीक्यू अपना हो जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कोल्चिसिन एक्सप्लेन व्हाई इट्स इफेक्टिव फॉर गाउट। तो बस इसका एक्शन बताना है कि गाउट के लिए इतना इफेक्टिव क्यों है। इन्फेक्शन को कम करती है, बोन डीमिनरलाइजेशन को कम करती है, एस्ट्रोजन को रिप्लेस करती है, या फिर इन्फ्लामेशन को कम करती है। क्या है अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे? तो देखिए कोल्चिसिन को आपको समझने से पहले आपको समझना होगा कि गाउट क्या होता है। तो गाउट क्या होता है, देखिए गाउट प्रकार का एक प्रकार क्या है, आर्थराइटिस वाली कंडीशन में अपन इसको समझ सकते हैं। समझने के लिए अपन कह सकते हैं ये क्या है, अपना आर्थराइटिस है। लाइक सिमिलर टू आर्थराइटिस, जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है, ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, वैसे ही गाउटी आर्थराइटिस भी देखने को मिलता है हमें। ठीक है, तो गाउट एक प्रकार का क्या है, इसके अंदर क्या होता है, देखो इट इज प्यूरिन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। ये क्या है, एक प्रकार की प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म की डिसऑर्डर है। अब यहाँ पे क्या होता है, प्यूरिन का इम्प्रॉपर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। मतलब प्रॉपर तरीके से इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, तो हमारी बॉडी में क्या इंक्रीज हो जाएगा,
प्यूरिन का लेवल बढ़ जाएगा। प्यूरिन क्या करता है, यूरिक एसिड के लेवल को भी बढ़ाता है। तो यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाता है किसमें, ब्लड में। अब देखिए यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा तो यूरिक एसिड ब्लड में घूमता घूमता ये कहाँ पे जाएगा, देखो जहाँ पे हमारे क्या है जॉइंट्स वगैरह है, ठीक है, तो वहां जाके यूरिक एसिड जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इनटू द जॉइंट। ठीक है, यूरिक एसिड का क्रिस्टल्स है वो जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। इससे एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको आप क्या कहते हो, टॉफी। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, इसका कार्डिनल साइन होता है गाउट का। ठीक है, तो बस सुपरफिशियली बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, नोड्यूल्स जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है टॉफी के अंदर। ठीक है, क्रिस्टल जमा होने की वजह से। ठीक है, जब आप इसको देखोगे तो वो क्या है कि इसका व्हाइटिश फ्लूइड यहाँ से जो है वो देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, व्हाइटिश क्रीमी फ्लूइड देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसका डायग्नोसिस आप क्या करोगे, तो आप डायग्नोसिस में क्या देखोगे, सीरम यूरिक एसिड का लेवल भी है जो इसके अंदर क्या रहेगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोल्चिसिन अपन ड्रग यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो कोल्चिसिन है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी किसको, इन्फ्लामेशन को। ठीक है, कौन किसके इन्फ्लामेशन को, जॉइंट्स के इन्फ्लामेशन को। ठीक है, जॉइंट्स के इन्फ्लामेशन क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। कैसे डिक्रीज करेगी, तो जो कोल्चिसिन है वो क्या करेगी, रिड्यूस द माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट टू साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट के साइड में ल्यूकोसाइड के माइग्रेशन को ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करने की वजह से क्या होगा कि इन्फ्लामेशन की प्रोसेस है वो यहाँ पे रुक जाएगी। इसी के साथ ही सेकंड एक्शन इसका क्या है, मेनली इन्फ्लामेशन और किस तरीके से रोक पाएगी, तो दूसरा ये क्या है, क्रिस्टल ऑफ यूरिक एसिड को फॉर्मेशन में यहाँ पे प्रिवेंट करेगी। तो जो क्रिस्टल्स जो बन रहे थे, क्रिस्टल्स की वजह से क्या हो रहा था, ल्यूकोसाइड्स वगैरह ये क्या कर रही थी, इन्फ्लामेशन कोज करते थे जॉइंट के अंदर। तो इसके भी ये क्या करती है, मेनली इसका फंक्शन क्या है, डिक्रीज द इन्फ्लामेशन इनटू द जॉइंट। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी कोल्चिसिन। अब इसके बाद में देखिए ये ना इन्फेक्शन को कम नहीं कर रही, बोन के डिमिनरलाइजेशन को एक कम नहीं कर रही, एस्ट्रोजन का रिप्लेस नहीं कर रही। तो हमारा मेन आंसर क्या बनेगा इसका, ये बनता है हमारा डिक्रीज द इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट, ये होती है कोल्चिसिन। ठीक है, अब देखिए एक एमसीक्यू और आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि डाइट क्या रहनी चाहिए गाउट वाले पेशेंट की, कि डाइट क्या दोगे। तो देखिए डाइट में क्या दोगे, अवॉइड हाई प्यूरिन डाइट। एक तो हाई प्यूरिन डाइट को अवॉइड करना, मतलब प्यूरिन जरूरी है हमारी बॉडी के लिए मगर ज़्यादा जरूरी नहीं है। इसलिए प्यूरिन होता किस में है, मीट्स के अंदर, सी फूड के अंदर, ठीक है, वाइन्स के अंदर, चीज़ के अंदर, इन सब में क्या रहता है, प्यूरिन रहता है। तो अपन लो प्यूरिन डाइट दे सकते हैं या फिर अवॉइड हाई प्यूरिन डाइट। ठीक है, इसी के साथ ही आपको पेशेंट को बोलना है कि 2000 से 3000 ml पर डे वाटर का क्या करना है, कंजप्शन करना है। ठीक है, ताकि स्टोन फॉर्मेशन नहीं हो। आप सभी ने पढ़ा होगा कि किडनी के अंदर जो है वो यूरिक एसिड से स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। तो स्टोन फॉर्मेशन ना हो इसके लिए एडवाइस करना है पेशेंट को कि ये आप यहाँ पे इतना वाटर इंटेक तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, और बाकी डायग्नोसिस आप किससे कर सकते हो, हाइपर यूरेसीमिया हो जाएगा ब्लड के अंदर, गाउट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड बिफोर बिगिनिंग ए प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आइसोटेरेंटोइन। ठीक है, जब आप आइसोटेरेंटोइन ड्रग का प्रिस्क्रिप्शन करते हो तो कौन सा टेस्ट आपको परफॉर्म करना चाहिए बिगिनिंग प्रिस्क्रिप्शन से पहले। ठीक है, कौन सी ड्रग के बारे में पूछा गया है, आइसोटेरेंटोइन। ऑप्शंस क्या है हमारे, ऑब्टेन ए क्रिएटिनिन लेवल, चेक द कैल्शियम लेवल, मॉनिटर एपिकल पल्स, या फिर परफॉर्म प्रेगनेंसी टेस्ट। क्या करोगे, क्या है अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आइसोटेरेंटोइन जो है वो किसके लिए दी जाती है। तो देखो जब सीवियर एक्ने हो जाती है,
ठीक है, सीवियर एक्ने, तो आप क्या प्रिस्क्रिप्शन करते हैं इसको, आइसोटेरेंटोइन। ठीक है, ये मेडिकेशन फॉर्म में भी आती है एंड टॉपिकल फॉर्म में भी आती है। ठीक है, अभी आपको क्या ब्यूटी प्रोडक्ट पढ़ा देंगे थोड़ा सा कि भाई किस प्रकार से आइसोटेरेंटोइन जो है वो स्किन को अच्छी करती है। ठीक है, मेनली आप समझ सकते हो कि एक्ने को यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देती है आइसोटेरेंटोइन। ठीक है, एंड सेफेस्ट ड्रग भी इसको बताया गया है एफडीए के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आइसोटेरेंटोइन काम में ली जाती है, बट देखो इसका एक ड्रॉबैक है, लाइक हर ड्रग का ड्रॉबैक होता है वैसा इसी का ही होगा। आइसोटेरेंटोइन को जो है वो प्रेग्नेंट लेडी को कभी नहीं देना है, क्योंकि ये क्या कर सकती है, टेरेटोजेनिक कॉज कर सकती है। ठीक है, तो परफॉर्म ए प्रेगनेंसी टेस्ट बिफोर गिवन टू आइसोटेरेंटोइन। ठीक है, तो क्यों करते हैं, क्योंकि इट कैन कोज कंजेनाइटल डिसेबिलिटीज। बट ये किसके लिए अच्छी है, अपने एक्ने को रिमूव करने के लिए काफ़ी अच्छी ड्रग मानी जाती है, बट फिर भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बजाय इसको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब प्रेगनेंसी टेस्ट कब कब करना होता है आइसोटेरेंटोइन का। तो देखिए प्रेगनेंसी टेस्ट भी आपको कब करना है, बिफोर 30 डेज ऑफ स्टार्टिंग द थेरेपी। ठीक है, थेरेपी शुरू करने के 30 दिन पहले पहले आपको क्या करना है, इसको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। और कितने प्रेगनेंसी टेस्ट करने हैं, तो मेनली 2 टेस्ट परफॉर्म करना होता है। फर्स्ट तो बता दिया आपको 30 डेज बिफोर, एंड सेकंड टेस्ट जो है वो 19 डेज आफ्टर फर्स्ट टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट लाइक आपने कहा कितना 30 दिन पहले, तो 30 दिन के बाद में 19 डेज आपको छोड़ना है। उसके बाद में 19 डेज के बाद में आपको करना है सेकंड टेस्ट आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, वो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद में अपने जो 5 to 7 डेज आते हैं उनके अंदर आपको क्या करना है, इस टेस्ट को परफॉर्म करना होता है। ठीक है, ताकि पता लगना चाहिए कि भाई यहाँ पे जो है वो प्रेग्नेंट फीमेल है कि नहीं है। ठीक है, तो 2 टेस्ट आपको यहाँ पे मेनली परफॉर्म करने होते हैं यहाँ पे प्रेगनेंसी को पता लगाने के लिए। ठीक है, हो सकता है कि भाई जब आपने किया तब प्रेग्नेंट नहीं और बाद में वो हो गई हो। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, 2 टेस्ट परफॉर्म करना है। और प्रेगनेंसी टेस्ट यहाँ पे मेनली अपना आंसर रहेगा कि वो आइसोटेरेंटोइन है, वो क्या करती है, कंजेनाइटल डिसेबिलिटीज डिफॉर्मिटीज यहाँ पे पेशेंट में कोज कर सकती है। कैल्शियम लेवल का यहाँ पे कोई नीड नहीं है, क्रेटिनिन का कोई नीड नहीं है, और एपिकल पल्स भी यहाँ पे इतना नहीं करती है। बाकी देखिए लिवर फंक्शन टेस्ट, लिवर लिपिड टेस्ट, क्रेटिनिन फॉस्फेट टेस्ट आप करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू, बट अपना प्रायोरिटी आंसर क्या जाएगा इसके अंदर, परफॉर्म है प्रेगनेंसी टेस्ट, क्योंकि क्या करती है, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज। नेक्स्ट एमसीक्यू, एन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट इंजेक्ट द एट्रोपिन टू द प्री ऑपरेटिव पेशेंट। एक ठीक है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है, वो इंजेक्ट कर दिया उसने क्या, एट्रोपिन को प्री ऑपरेटिव पेशेंट को, बिफोर इंडक्शन ऑफ अनेस्थेसिया, अनेस्थेसिया देने से पहले। द नर्स केयरिंग फॉर दिस पेशेंट अंडरस्टैंड दैट दिस एजेंट इज यूज टू प्रिवेंट। अब देखो एनेस्थेसिया देने से पहले इसने क्या, मतलब एनेस्थेसिया का कोई तो साइड इफेक्ट होगा ऐसा जिसके अंदर अपन एट्रोपिन काम में ले सकते हैं। तो नर्स यहाँ पे क्या अंडरस्टैंड करेगी कि भाई ये क्या प्रिवेंट करेगा एनेस्थेसिया के अंदर, एंजाइटी, ब्रेडिकार्डिया, ड्राई माउथ और हाइपरटेंशन। आई थिंक इस क्वेश्चन के अंदर तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए जब आप एनेस्थीसिया देते हैं, तो एनेस्थीसिया की जब मैंने आपको स्टेज पढ़ाई थी, एक पूरा अपने पास में एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर आपको मिल जाएगा एनेस्थीसिया की स्टेज। टोटल मैंने वहाँ पे 4 स्टेज बताई थी, और मैंने वहाँ पे आपको एक बात बताई थी क्या होता है, वेगल स्टिमुलेशन। जब वेगल स्टिमुलेशन होता है तो ये क्या कोज करता है, देखिए ब्रेडिकार्डिया कोज करता है। तो अब इस ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, एट्रोपिन। एट्रोपिन किस प्रकार का होता है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, ब्रेडिकार्डिया को यहाँ पे ट्रीट करने के लिए हम मेनली क्या देते हैं, एट्रोपिन अपन यहाँ पे पेशेंट को लगाते हैं, जिससे क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, बाकी देखिए ड्राई माउथ वगैरह ये सब तो बेसिक्स ही है, बट मेनली हमारा क्या है, ब्रेडिकार्डिया। और एनेस्थेसिया के अंदर ड्राई माउथ है तो अच्छी बात है, ताकि जो एस्पिरेट नहीं करेगा पेशेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स शुड बी चेक बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग डिगोक्सिन। ठीक है, डिगोक्सिन से पहले कौन से पैरामीटर्स को चेक करना बहुत जरूरी है।
ब्लड प्रेशर को, एपिकल पल्स को, रेस्पिरेटरी रेट को, या फिर रेडियल पल्स को? तो क्या रहेगा अपना इसमें करेक्ट आंसर? देखो डिजोक्सिन जो है वो किस प्रकार की ड्रग है, तो ये है क्या, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। डिजोक्सिन के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, पूरा अपन यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, बस एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो देखिए डिजोक्सिन के लिए आप क्या करते हो, एपिकल पल्स को जो है असेस करते हैं, ठीक है, क्योंकि डिजोक्सिन क्या करती है, हार्ट रेट को कम करवाती है, ठीक है, अपनी अपनी कंट्रक्शन पावर को बढ़ाती है, पॉजिटिव आयोनोट्रोप से मगर नेगेटिव डेमोट्रोपिक है, ठीक है, मतलब एपिकल पल्स को यहाँ पे क्या कर देती है, हार्ट रेट को क्या करती है, कम करती है, इसलिए जो है वो डिजोक्सिन को देने से पहले आपको हार्ट रेट असेस करना आपको डेली जरूरी है, ठीक है। और कौन सी करोगे, एपिकल पल्स को असेस करते हैं, स्टेथोस्कोप लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं, मिट्रल वॉल पे, ठीक है, मिट्रल वॉल पे हम लगाते हैं, इसके अंदर एडल्ट के अंदर। अगर आपसे पूछ ले कि बच्चा है और आपको उसकी एपिकल पल्स देखनी है, तो आप कहाँ पे देखोगे बच्चे के, ठीक है, बच्चे में देखोगे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और साथ में का क्या होना चाहिए, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और ये अपनी क्या रह जाएगी, लोकेशन रह जाएगी, दोनों बच्चों के अंदर, एडल्ट के अंदर अपने क्या करना है, एपिकल पल्स असेस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर कौन से फैक्टर्स को इंक्लूड किया गया है, स्टैंडर्डाइज्ड रेट्स को, एजेंट हाउस एंड एनवायरनमेंट को, रेट रेशियो एंड प्रोपोर्शन को, या फिर इंसिडेंस प्रिवेलेंस एंड ट्रेंड्स ऑफ डिजीज को, किसको हम जो है वो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर इंक्लूड करके रखते हैं? तो देखो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, तो एजेंट होना चाहिए, होस्ट होना चाहिए, और इसके अंदर एनवायरनमेंट भी अपना इंपॉर्टेंट रोल रखता है। जब हम एपिडेमियोलॉजिकल पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, तो उनके अंदर ये तीनों कंपोनेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, बाकी इंसिडेंस प्रिवेलेंस वगैरह तो क्या है, डिजीज कब शुरू हुई थी, फर्स्ट केस क्या था, और प्रिवेलेंस के अंदर क्या होता है, न्यू केस, ओल्ड केस, ठीक है, ये सभी अपन डिस्कस करेंगे एमसीक्यू जाएंगे तो। और वैसे मेरा सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, नोट सेट की जब मैंने क्लासेस ली थी तो मैंने आपका कम से कम 40 to 50% सिलेबस मैंने आपको यहीं पे कवर करवा दिया था। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड केस फ्रॉम द कम्युनिटी फॉर ए स्पेसिफिक डिजीज नॉन एज, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड केस के बारे में पूछा है, फ्रॉम द कम्युनिटी फॉर ए स्पेसिफिक डिजीज इज नॉन एज, उसे हम क्या कहेंगे, इंडेक्स केस, प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस, या फिर टर्सरी केस? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इंडेक्स केस, जैसे इसको हम क्या कहेंगे, इंडेक्स केस। इंडेक्स केस का क्या मतलब होता है, फर्स्ट पेशेंट that indicate a first patient that indicate the existence of an outbreak, किसी भी आउटब्रेक के अंदर कौन ऐसा फर्स्ट पेशेंट था जो उसके अंदर आउटब्रेक को एग्जिस्ट करवाया था, जिसने आउटब्रेक को स्टार्ट करवाया था, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडेक्स केस। और जो क्या किया गया था, ऑब्जर्व्ड केस, ठीक है, साथ साथ में क्या है, एक प्रकार का ऑब्जर्व्ड केस भी है, फ्रॉम द कम्युनिटी से क्या एक ऑब्जर्व किया गया केस है, मतलब इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेटर ने इसको ऑब्जर्व किया है, इसी को माना है किसको, इंडेक्स केस, हम उसी को कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी केस के अंदर क्या होता है, तो प्राइमरी केस भी एक इन्फेक्शियस डिजीज यहाँ पे स्प्रेड करता है, ह्यूमन टू ह्यूमन यहाँ पे स्प्रेड कर देता है, मगर ये जो है इन्वेस्टिगेटर के अटेंशन में नहीं आता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी केस। और इंडेक्स केस मतलब इन्वेस्टिगेटर के अटेंशन में आ गया, मतलब ऑब्जर्व्ड हो गया वो केस,
उसे हम क्या कहते हैं, इंडेक्स केस। और प्राइमरी केस दोनों सिमिलर है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जो ऑब्जर्व हो गया तो वो क्या है, इंडेक्स केस। और जो इन्वेस्टिगेटर के अंडर ऑब्जर्वेशन में नहीं आया, मगर उसने भी क्या किया कि ह्यूमन टू ह्यूमन आउटब्रेक यहाँ पे कोज किया है, बट वो ऑब्जर्वेशन में नहीं आया, उसके अलावा कोई दूसरा पर्सन ऑब्जर्व आ गया, इसे हमने क्या कहा, इंडेक्स केस। ठीक है। सेकेंडरी केस क्या है, प्राइमरी केस से ही सेकेंडरी केस, सेकेंडरी से ही क्या हो गया, टर्सरी केस। ठीक है, तो इनके बारे में एमसीक्यू नहीं बनते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी से एमसीक्यू बनते हैं अपने। नेक्स्ट एमसीक्यू, द कवरेज ऑफ पॉपुलेशन बाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन प्लेन एरिया। प्लेन एरिया के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर से क्या कितना कवरेज आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, प्लेन एरिया और एक होता है क्या, हिली एरिया। हिली एरिया में क्या है, अपने देखो पॉपुलेशन कम रहती है, प्लेन एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, क्योंकि हिली एरिया में पहाड़ वगैरह इतनी सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो हिली एरिया के अंदर सबसे पहले अपन बात करें किसकी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की। तो हिली एरिया में जो है वो कितना रहेगा, 20,000। और प्लेन एरिया में कितना रहेगा, 30,000। नेक्स्ट देखो, यहाँ से एमसीक्यू बनता है, वो है हेल्थ वर्कर, कि यहाँ पे हेल्थ वर्कर कौन रहता है, तो हेल्थ असिस्टेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, सब सेंटर की। तो सब सेंटर में देखिए, प्लेन में कितना है, 5,000। हिली में कितने लोग रहते हैं, 3,000। और सीएचसी के ऊपर हम कितने देखते हैं, 1,20,000 टू 80,000 हम कितने देखते हैं अपन सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे, अपन यहाँ पे पीपुल्स को अपन यहाँ पे रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, विलेज लेवल की बात करें हम, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या जाएगा, वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। विलेज लेवल की बात करते हैं, तो देखो विलेज लेवल की पॉपुलेशन कितनी अगर कवर्ड हो रही है, 400 टू 800 तो होती है किसके अंदर, प्लेन एरिया के अंदर। एंड 300 टू 900 इसमें किसमें, हिली एरिया के अंदर। ओके, 700 किसमें होती है, हिली एरिया के अंदर। अब यहाँ पे हेल्थ वर्कर कौन रहता है, AWW, आंगनवाड़ी वर्कर। ठीक है, जिसको कौन किस में रहती है, ICDS के अंदर आती है। ठीक है, और इसके लिए क्या रहता है, 4 मंथ की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड रहती है। ट्रेनिंग कितनी यहाँ पे रिक्वायर्ड रहती है, 4 मंथ की यहाँ पे ट्रेनिंग रिक्वायर्ड रहती है। इसके बाद में देखिए, विलेज लेवल है, अगेन विलेज लेवल है, इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 1,000 यहाँ पे जो पीपल्स है वो यहाँ पे रहते हैं। तो इसके लिए हेल्थ असिस्टेंट कौन रहेगा, आशा रहेगी। आशा को वहाँ किस में अपॉइंट किया गया है, NRHM के अंदर। ठीक है, और आशा के लिए कितने दिनों की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, 23 डेज की। ठीक है, 23 डेज की यहाँ पे क्या होता है, आशा को यहाँ पे ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा देखो, 1,000 पीपल्स पर ही क्या आता है, विलेज हेल्थ गाइड। तो विलेज हेल्थ गाइड को यहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट रहती है, 200 आवर्स की, 200 घंटे की। आप कह सकते हो 3 मंथ्स के यहाँ पे ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे रखनी चाहिए विलेज हेल्थ गाइड के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, the time interval between the invasion by an infectious agent and the appearance of first sign of disease is called। ठीक है, इन्वेजन किया किसी इन्फेक्शियस एजेंट ने और फर्स्ट अपीयरेंस हुआ किसका, साइन का, डिजीज के अंदर, वो टाइम इंटरवल क्या कहलाता है, एक्सकैबेशन, इंक्यूबेशन, रेमिशन या फिर प्लेट्यू। तो देखिए, एक्सकैबेशन को आप क्या कहते हो, सीवियरिटी ऑफ डिजीज, कि भाई डिजीज कितनी सीवियर हुई है उसको आप किससे डिनोट करते हैं, एक्सकैरबेशन से। ठीक है, अस्थमा जैसे कितना एक्सकैरबेटेड हो गया, सीरियस साइड इफेक्ट आ रहे हैं उसके। रिमिशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन और डिसअपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम, रिडक्शन एंड डिसअपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम ऑफ डिजीज। डिजीज यहाँ पे कंप्लीट ठीक नहीं हुई है, मगर क्या है, डिजीज का रिमिशन हुआ है, मतलब साइन एंड सिम्टम वो क्या हो गए, डिसअपीयर हो गए, इसे हम क्या कहते हैं, रिमिशन। प्लेट्यू का क्या मतलब हो गया, डिजीज कैसी होगी, स्टॉप हो गई। स्टॉप से आप क्या समझ सकते हो, नो इंक्रीज। डिजीज तो है मगर वो कोई प्रकार का इंक्रीज नहीं कर रही है आगे जाके, वो किसी प्रकार का प्रोसेसिंग भी नहीं कर रही है, मतलब डिजीज अभी कंटिन्यू बनी हुई है, बट उससे अभी इंक्रीजमेंट नहीं देखने को मिला है आपको। तो वो क्या होता है, प्लेट्यू। अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्यूबेशन। ठीक है, इंक्यूबेशन ये होता है फर्स्ट साइन एंड सिम्टम। देखो, इन्फेक्शियस एजेंट के इन्वेजन में आने के बाद में जो फर्स्ट साइन सिम्टम इंक्रीज होता है, अपीयर होता है, आपको दिखाई देता है, वो होता है इंक्यूबेशन। ठीक है, इस पीरियड इंटरवल का बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड।
तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर्स काफ़ी अच्छा लगा हो, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम यूपी यूएमएस। और जो नोट सेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी डेली बेसिस के ऊपर अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिएगा। एक दिन का भी गैप आप लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा मेंटली स्ट्रेस आपको दे सकता है, अगर आप एक दिन का भी ब्रेक लेते हैं तो ठीक, कंटिन्यूटी चलती रहनी चाहिए। भले आप 2 घंटे पढ़ो उस दिन, कम पढ़ो मगर छोड़ो मत कभी अपनी प्रिपरेशन को। ओके, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में जो कि होगा कल। थैंक यू।